देश के विभिन्न राज्यों में लगातार हो रही महिला उत्पीड़न की घटना हो चाहे अपराध की घटना, इन तमाम मुद्दों को लेकर सीपीआई के द्वारा केंद्र व राज्य सरकार पर जमकर हमला साधा गया है। सीपीआई के राज्य सचिव रामबाबू कुमार ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए वेस्ट बंगाल की घटना पर भी उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए ममता बनर्जी पर भी कई आरोप लगाए हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के सीपीआई के राज्य सचिव रामबाबू कुमार ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। आपके सामने जो कुछ कहा उसका जिक्र इस ड्राफ्ट के अंदर में है, इसलिए मैं सिर्फ उन बिंदुओं की ओर इशारा कर देता हूं ताकि आपको आसानी हो। सबसे पहली बात तो इन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्वतः संज्ञान लेते हुए कलकत्ता में क्या हॉस्पिटल के रेप की घटना पर जो निर्णय दिया है उसका हम स्वागत करते हैं। और उन्होंने कहा कि ये इसमें 3 महीने के अंदर उसको कार्रवाई करनी चाहिए और सभी पक्षों की जांच करके, ताकि ऐसी घटनाएं आगे आगे होने नहीं पाएँ, ये काम करना है। इसी में आगे के किसी पैराग्राफ में और जिक्र है कि इसमें पश्चिम बंगाल की सरकार की विफलता साफ साफ झलकती है, बल्कि संलिप्तता भी झलकती है, इस वजह से कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की पुलिस, ये सब का फेलियर रहा है। और सरकार के ऊपर भी उंगली इसलिए उठती है कि प्रिंसिपल को पहले हटाया जाता है और 3 घंटे के अंदर फिर उनको पुनः बहाल किया जाता है। इससे मतलब है कि कहीं ना कहीं भीतर भीतर कुछ मामला है, इसलिए कटघरे में ममता बनर्जी की सरकार वहाँ पर है। दूसरी बात की ओर जो उसी संदर्भ में, उसी परिप्रेक्ष्य में बिहार की घटना का भी उल्लेख उन्होंने अभी आखिर में किया कि बिहार में पारू, मुजफ्फरपुर जिले के पारू प्रखंड के लालू छपरा गांव में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली दलित लड़की के साथ जो हुआ, उस हृदय विदारक रिपोर्ट को दोहराने की हिम्मत हमको नहीं है कि किस किस्म से ऐसे भी हत्या अपनी जगह पर, रेप भी अपनी जगह पर, लेकिन किस किस्म का अमानवीय अमानुषिक व्यवहार हुआ था। और मीडिया में जो रिपोर्ट आई है उसको दोहराने में भी आदमी को हृदय कांप उठता है। इसलिए ये सारी चीज़ें, और ये बिहार की सरकार की नीतीश बाबू के सुशासन की पोल खोलता है। और बिहार में नीतीश कुमार यानी जेडीयू और बीजेपी के अलायंस की जो सरकार है, उसके कंप्लीट फेलियर को दिखलाता है कि इस राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी जगह पर पहुंच रही है कि अब तो देश भर के ऐसी स्थितियों को देख करके बिगड़ती कानून व्यवस्था का मसला जो हिंदुस्तान में और खासकर बिहार में है, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ का मामला बनता जा रहा है। ये है। उसी संदर्भ में मोदी जी सत्ता में जो आए हैं, तो इन्होंने तो नारा दिया था कि 400 पार जाएंगे, लेकिन वो 400 पार का नारा इनका काम नहीं आया। न उतनी सीटें मिली और न उतने प्रतिशत मत मिले इनको। फिर भी ये सरकार अगर बना के चला रहे हैं तो वो नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखियों के सहारे सरकार बना करके चला रहे हैं। पता नहीं ये दोनों क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, चूँकि नीतीश बाबू का सपना जो वर्षों से वो परोस रहे हैं लोगों को, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, और चंद्रबाबू नायडू की मांग, जो वहाँ आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ उस समय जो समझौता करार हुआ है, उस करार में लिखा हुआ है कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ये मांग करते हुए भी वो भी पीछे हट गए। तो इसलिए ये लोग अपना दांव खेल रहे हैं। इसलिए सरकार कभी भी इसका भविष्य निश्चित नहीं है। और वो इसलिए भी कि खुद आरएसएस और मोदी प्रतिष्ठान के बीच में भी खींचतान चल रही है। आरएसएस भी प्रसन्न नहीं है, इसलिए ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, ये बिल्कुल साफ है। और इनका जो फेलियर है वो तो सबके सामने है कि जो वादे किए थे, नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसानों का, ये सब इसमें एक पैराग्राफ में जिक्र है। तो ये सभी जगहों पर ये फेलियर इनका रहा है। बांग्लादेश की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया
कि बांग्लादेश में शेख हसीना की जो अवामी लीग की सरकार थी वो निहायत मनमाने तरीके से, तानाशाही तरीके से, अहंकारी तरीके से सत्ता में थी और इसलिए प्रोटेस्ट के, चाहे वो विद्यार्थियों का हो या आम जनता का हो, सभी तरह के प्रोटेस्ट को जबरन दबाने का काम उन्होंने किया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित हुई, इसके खिलाफ लोग गुस्से में आए और वहाँ पर प्रेसिडेंट के पैलेस पर भी हमला हुआ, सब कुछ हुआ। शेख हसीना को वहाँ से भाग के आना पड़ा और वहाँ कम्युनल टेंशन की बात भी आती है, लेकिन यह भी सत्य है कि बहुत सारे हिंदुओं की सुरक्षा में वहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं, संगठन है, वो लोग भी लगे हुए हैं कि हिंदुओं के खिलाफ इसका आयर नहीं जाए, गुस्सा न जाए। वो अच्छी बात है, लेकिन वो घटना एक तरफ इशारा करती है कि तुरंत चुनाव में शेख हसीना को बहुमत मिला था। वैसा ही बहुमत जैसे अभी मोदी जी भी जिस किस्म से भी करके आए हैं, तो ये एक ऐसी घटना है कि लोकशाही को, जनता की आवाज़ को अगर दबाया जाता रहा तो कहीं न कहीं भारत या किसी अन्य जगह पर भी वही स्थिति पैदा हो सकती है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता जो बांग्लादेश में हुआ। इसलिए एक बार मिल गए बहुमत के अहंकार में अगर लोकतंत्र की हत्या करने की राह पर चलेंगे तो सब जगह जनता का रोष का उसको सामना करना पड़ेगा। इस तरह से, और ये गवर्नमेंट जो है आर्थिक मोर्चे पर समझिए कि देश की पूरी दौलत अडानी के हवाले कर रही है, अडानी अंबानी के हवाले कर रही है और गरीबी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। और इसलिए हमारी पार्टी ने और मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये कम्युनल नारे लगा करके, कम्युनल बातें बोल करके उसको भड़काने की कोशिश करते हैं। लेटेस्ट अभी चल रहा है, पर बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है, कहीं हिंदू खतरे में नहीं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है ये कह के सोशल मीडिया में उनका जो डिपार्टमेंट है चला रहा है अपने। तो इसलिए उस हिसाब से हमारी पार्टी ने इसीलिए नारा दिया है कि जो हमारी बुनियादी समस्याएं हैं, प्राइस राइज के खिलाफ, मूल्य वृद्धि के खिलाफ 1 से 7 सितंबर तक पूरे देश में अभियान चलाया जाएगा। विभिन्न रूपों में ये कार्यक्रम आयोजित हो जाएंगे, किए जाएंगे और इस तरह से हम उसका विरोध करेंगे। अंतिम बात, गवर्नर के पदों का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है उसके संदर्भ में होता है। ये आप देख रहे हैं कि कैसे गवर्नर का पद क्या है। गवर्नर तो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है केंद्र सरकार के किसी स्टेट में, और जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं या वहाँ की सरकार है, जिसकी भी सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, वो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। तो चुनी हुई सरकार को और उसके मुखिया को, उसके प्रधान को बहाल किए गए, होम मिनिस्ट्री के रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति द्वारा बहाल किए गए एक व्यक्ति के द्वारा तंग किया जा रहा हो, जिसके अनेक प्रमाण आपको मिल रहे हैं केरल में, तमिलनाडु में, दिल्ली में, कर्नाटक में, सब जगह। इसके पहले की भी घटनाएं रही हैं कि कैसे सरकारों को बनाने और बदलने में गवर्नर की भूमिका रही है, गोवा वगैरह की जो घटनाएं घटी थी। तो इसलिए तो आरंभ से ही, जब से सत्ता में आए हैं 2014 के बाद से, लगातार ही गवर्नर के पदों का दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए इन तमाम चीज़ों का यस, और इसलिए ये जो हमारा संघीय ढांचा है, जो देश का फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है, उसके लिए खतरा है कि केंद्रीय प्रतिनिधि कोई हो, नॉमिनेटेड व्यक्ति हो, और वो चुनी हुई राज्य सरकारों को अगर अपदस्थ करने, परेशान करने का काम करने लगे तो संघीय व्यवस्था हमारे यहाँ ध्वस्त हो जाएगी। और संघीय व्यवस्था अगर यहाँ ध्वस्त होगी तो इस देश की एकता और अखंडता को भारी खतरा होगा। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, रामबाबू कुमार ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि वो जुमलेबाजी की सरकार चला रहे हैं और जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के घटक दल में शामिल हैं और केंद्र की सरकार बनाने में वो मददगार हैं, बावजूद वो बिहार में सरकार चलाने में पूरी तरह से विफल है। इसके साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा है और कहा है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में एक महिला चिकित्सक की हत्या कर दी जाती है, उस पूरे मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसका हम
हम सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह का यह मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की संलिप्तता भी सामने आई है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के सीपीआई के द्वारा 1 से लेकर 7 सितंबर तक देशव्यापी आंदोलन करने की भी चेतावनी सरकार को दी है और कहा गया है कि जिस तरह से जुमलेबाजी की सरकार केंद्र में चल रही है, उसे सामने लाने के लिए अब हम लोगों को एक बड़ी पहल करनी होगी और इसे ही देखते हुए 1 से 7 सितंबर तक जन आंदोलन करने की चेतावनी सीपीआई के द्वारा दी गई है। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।